जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड जीके करा रही हूँ और ये जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसी का ये अगला भाग है। इसमें मैंने जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये आप लोगों के लिए, सारे प्रैक्टिस सेट के सारे क्लास आप करेंगे। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है। तो कितने वर्ष के लिए? तो 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत कर दी है झारखंड सरकार ने। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। और ये प्रश्न जहां तक मुझे याद है कि 6 जेपीएससी में 2016 ईस्वी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 ईस्वी में किया गया है। और कल मैंने आप लोगों को अजय बराज परियोजना के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो बुक है, जिस बुक से मैं करा रही हूँ, इसका नाम है उड़ान, तो उसमें उसका आंसर गलत दिया हुआ था। तो ये जो अजय बराज परियोजना है ये दुमका और देवघर जिले में चलाई जा रही है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया। तो गंभीर सूखा पड़ा था और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 50% से अगर कम, कहीं अगर मान लीजिए कि कहीं 100% बारिश हो रही है, अगर किसी वर्ष वहाँ 50% से कम अगर बारिश हो रही है तो वो गंभीर सूखा वहाँ पर पड़ता है। यानी कि 60%, ये 40% बारिश हो रही है, 30% बारिश हो रही है, 20%, 26% बारिश हो रही है, तो यानी कि वहाँ गंभीर सूखा है। तो गंभीर सूखा का अनुभव किया गया कहाँ पर? तो ये किस वर्ष अनुभव किया गया था? तो ये था 2010 ईस्वी में झारखंड में गंभीर सूखा पड़ा था। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसडीएमए, इसकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है तो इसकी जो धारा है, धारा 14 का 1, तो धारा 14 के 1 में ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्य के राज्यपाल हैं, यानी कि झारखंड के भी राज्यपाल कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं, झारखंड से नहीं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह के छात्र जो हैं वो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ से हेल्प ले रहे हैं झारखंड जीके की। तो आप सभी को हर एक जो मैं आप लोगों को फैक्ट बता रही हूँ तो सब पे आपको फोकस रहना है। सब चीज़ आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपके बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो झारखंड की राज्यपाल कौन है अभी? तो वर्तमान में झारखंड की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन जी। ठीक है, हेमंत सोरेन उनका नाम है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी पार्टी है, उसी दल से हैं हेमंत सोरेन। और ये जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है एसडीएमए, इसकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है राज्यपाल को, ऐसा उस राज्य के राज्यपाल को। तो ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है इसके धारा 14 के 1 में इसका वर्णन किया गया है कि राज्यपाल को ये शक्ति है कि वो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राज्य में करेगा। तो ये आपने जाना। आपदा प्रबंधन से जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में लगभग 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो हर एक फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चन आंसर अलग से एक और, ये जब प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है तो एक और प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगी जिसमें मैं सिर्फ उन्हीं सारे प्रश्न उत्तर को शामिल करूंगी जो कि स्पेशल कंटेंट हैं झारखंड पीसीएस के लिए। अब देखिए, जो आप आज पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं से मैं ये करा रही हूँ, कभी भूगोल के प्रश्न होते हैं, कभी आपदा प्रबंधन के, कभी वन प्रबंधन के, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है, आपके रिवीजन भी हो रहे होंगे। मेरे जो भी मित्र पहले से झारखंड जी के जिनकी बहुत अच्छी है तो उनके रिवीजन हो रहा होगा, कम समय में तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारतीय कृषि, भारत का जो कृषि है उसमें जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क जो है
वो शुरू किया गया 3 राज्यों में, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र। तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ कहाँ किस किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और झारखंड में। किसकी शुरुआत हुई थी? तो भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की। ताकि देखिए भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, और झारखंड राज्य भी जो है वो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख साधन है वो कृषि ही है, एग्रीकल्चर ही है। और यहाँ की जो झारखंड की जो कृषि है वो जीविकोपार्जन कृषि है, यानी कि ऐसी इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती है, इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है अनाज का कि अन्य राज्यों में या अन्य देशों में इसका निर्यात किया जा सके। लेकिन हाँ, इतना उत्पादन होता है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो जीविकोपार्जन प्रकार की यहाँ पे कृषि है, और अधिकतर जनसंख्या लगभग 75% जनसंख्या जो है वो यहाँ पर इस पे निर्भर है, खेती करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब वो कृषि के कार्य कर रहे हैं तो झारखंड में जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हो रहे हैं इसकी जानकारी उनको हो, ताकि उस अनुसार उस तरीके से वो खेती करें, जिससे कि उनको हानि न उठानी पड़े। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क जो है ये लाया गया है 3 राज्यों में, खास करके महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड में, और ये 2013 में आया है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CCKNIA। अगला जो प्रश्न है वो है कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया? तो ये है UNDP। UNDP के सहयोग से झारखंड में राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है जलवायु परिवर्तन से। और देखिए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, यहाँ से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो JPSC के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुआ है 2014 में। अगला प्रश्न है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट जो 2014 है उसके अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे संवेदनशील जिला है वो सरायकेला खरसावां है। इस रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सरायकेला खरसावां। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो मात्र एक है। कौन सा है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो एक ही टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ पर है? तो लातेहार में। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और या एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। लातेहार में ये स्थित है। सबसे पहले बाघ की गणना पूरे विश्व में यहीं पर हुई थी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। स्थापना इसकी हुई 1986 ईस्वी 1986 में। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो कितने राज्य, कल मैंने आपको बताया, जैसे कि देखिए ये यहाँ पर मैं एक मैप बना देती हूँ और इससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। मेरे वैसे मित्र जो नई नई तैयारियों में लगे हैं और जिनकी झारखंड जी के नील है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत प्राथमिक नॉलेज है। मुझे पता है हर तरीके के छात्र होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आप 1 महीने में भी तैयारी करके आप JPSC क्लियर कर सकते हैं। झारखंड जीके पर अच्छी पकड़, मुझे पता है आपने जब JPSC के फॉर्म भरे हैं तो फिर आपका फर्स्ट पेपर जो है जीके का बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा मुश्किल आपको झारखंड जीके में है तो वो मैं आपको करा दूंगी, आप सब प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए अब जैसे कि मैं कोशिश किया मैंने यहाँ झारखंड का मैप बनाने का। अब देखिए यहाँ पर उत्तर में कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर है बिहार। पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ये है छत्तीसगढ़। पूर्व में कौन सा राज्य है? तो ये है पश्चिम बंगाल है। और दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है। ठीक है। और उत्तर और पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। तो ये कितने राज्य हो गए यहाँ पर? तो 5 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है हमारा झारखंड। ठीक है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल, अब देखिए मेरे मित्र, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पर पलामू देता है, कहीं पर कुछ कहीं कुछ। तो अगर ऑप्शन में छोटानागपुर का पठार दिया है
किसी क्षेत्र का नाम नहीं दिया है, जैसे कि पलामू हो गया, लातेहार हो गया, या कोई ऐसा जगह जो ऑप्शन में हो। तो अगर वैसा नहीं दिया है, पठार का नाम दिया तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। लेकिन अगर क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो लातेहार से, लातेहार के टोरी से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से निकलती है और हुगली नदी में जाकर के, गंगा की हुगली नदी में जाकर के ये जाकर के मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसमें सबसे बड़ी और सबसे मतलब मुख्य जो सहायक नदी है दामोदर की वो है बराकर नदी। सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी, और इस लंबाई इसकी झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर है, जहाँ तक मुझे याद है। मैं एक चीज़ और है, कब इस बीच में मैं आप लोगों से भी कुछ प्रश्न पूछूंगी। पिछली बार मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि कौन सा झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्यों के साथ, जैसे ये सारे राज्य हैं, इनके साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो आपने बताया था इसका आंसर, और कल के मेरे वीडियो आप लोग देखिए, और उसके जो कमेंट बॉक्स है उसमें सबके आंसर जो थे वो सही थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत फोकस्ड होकर के आप ये सारे क्लासेस देख रहे हैं। अब देखिए, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लातेहार के टोरी में है। अगला जो प्रश्न है वो है कि कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है? तो पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? तो देखिए ये है पश्चिम बंगाल। पलामू में किस तिलहन का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो पलामू में कौन सा तिलहन, यानी कि जिससे ऐसे मतलब फसल जिससे तेल निकाली जाती है, तो ये हो जाएगा तिल का उत्पादन पलामू में सबसे ज़्यादा होता है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है, जिसका निर्यात किया जाता है? कौन सी ऐसी फसल है जिसका निर्यात होता है? तो ये हो गया पपीता। पपीता जो है उसका निर्यात होता है झारखंड में। अगला जो प्रश्न है वो है कि कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? तो दो नाम यानी कि इसके हो गए। गौतम धारा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था। तो ये जो जलप्रपात है वो है जोन्हा जलप्रपात। मेरे मित्र जो नई नई तैयारियों में लगे हैं उनके लिए मैं एक जानकारी देना चाहूँगी। झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात हैं। रांची को जलप्रपातों की नगरी के नाम से जाना जाता है, चूँकि पठारी जगह है और जो यहाँ की जो नदियाँ हैं उनके लिए अनुकूल मतलब क्षेत्र बन जाते हैं, जिससे कि वो प्रपातों का निर्माण करती है। तो ये जो जिस नदी पर ये गौतम धारा जलप्रपात है यानी कि जोन्हा जलप्रपात है, तो ये जोन्हा जलप्रपात किस पे है? तो ये राढ़ू नदी पर है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से झारखंड की रांची में एक और जलप्रपात है, बहुत मुख्य है, वो है हुंड्रू जलप्रपात। तो ये है स्वर्णरेखा नदी पर, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। एक और जलप्रपात है रांची में जिसका नाम है दसम जलप्रपात। ये कांची नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। कांची नदी, राढ़ू नदी, ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इनके बालू में सोने के अंश पाए जाते हैं और इसी स्वर्णरेखा नदी के तट पर किनारे पर जमशेदपुर टाटानगर जो है वो स्थित है। अब ये निकलती कहाँ से है स्वर्णरेखा नदी? तो ये रांची के नगड़ी से निकलती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, अगर जैसे मैंने आपको बताया छोटा नागपुर का पठार, अगर ऑप्शन में रहे छोटा नागपुर का पठार तो वो भी आंसर सही है। अगर ऑप्शन में रांची की नगड़ी दिया रहे तो वो भी आंसर सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि सतवागन झरना झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में स्थित है? तो जो सतवागन झरना है वो कोडरमा में स्थित है। कोडरमा जो है वो अभ्रक की राजधानी या अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ अभ्रक बहुत ज़्यादा उत्पादित होते हैं। आप सभी को पता है कि झारखंड में अभ्रक का उत्पादन बहुत होता है और खास करके हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा ये सभी अभ्रक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला जो प्रश्न है वो है झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात कौन है? तो ये पंचकहाग जलप्रपात है। अगला जो प्रश्न है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मयूराक्षी नदी जो है इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो उद्गम स्थल है वो है त्रिकुटी पहाड़ी। त्रिकुटी पहाड़ी से ये मयूराक्षी नदी जो है वो निकलती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल है वो है धान। सबसे अधिक जो चावल है और सबसे अधिक जो खेती होती है वो इसी की होती है। 1 मिनट में आती हूँ, लग रहा है कि कोई आया हुआ है। मैं क्लास ऑफ नहीं करना चाहती, वीडियो में एडिटिंग करती नहीं, मैं 2 मिनट में आती हूँ।
सॉरी, कोई आया था, एक मिनट। हाँ, अब देखते हैं हम लोग झारखंड के प्रमुख खाद्य फसल कौन से हैं। तो ये है चावल। झारखंड भारत के किस हिस्से में अवस्थित है? अब भारत के किस हिस्से में अवस्थित है झारखंड? तो पिछले क्लास में शायद मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो झारखंड जो है वो भारत के पूरब में स्थित है। अगर उत्तर पूरब भी दिया है तो ये भी सही है। पूरब में झारखंड जो है भारत के पूरब में स्थित है। जैसे कि अब देखिए, एक कोशिश मैं कर रही हूँ, बहुत दिन हो गया भारत का मैप बनाए हुए। ठीक है, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे झारखंड जो है वो स्थित है। ठीक है, झारखंड भारत के किस हिस्से में है ये आपको पता चल गया। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि झारखंड की राजधानी रांची में एक और जलप्रपात है, जो रांची से आप जमशेदपुर की तरफ जब जाएंगे तो उस रास्ते में ये जलप्रपात पड़ता है, लेकिन है रांची में। तो ये दशम जलप्रपात है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी है दशम जलप्रपात जो है ये कांची नदी पर स्थित है। और जोनहार जलप्रपात के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये राढ़ू नदी पर स्थित है। और ये दशम जलप्रपात जो कांची नदी पर स्थित है, ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है कांची नदी। अब देखिए, श्री संवेद शिखर को किस नाम से जाना जाता है? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था पारसनाथ पहाड़ी के बारे में। जैनियों का ये तीर्थ स्थल है पारसनाथ की पहाड़ी। तो इसको संवेद शिखर को पारसनाथ के नाम से भी जाना जाता है, पारसनाथ की पहाड़ी। और यहीं पर जैन तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो रांची में मूटा में ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है। अगला जो प्रश्न है कि दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बिजली परियोजना दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो दामोदर बहती है कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो दामोदर नदी पर जो बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है डीवीसी, तो ये 2 राज्यों में है। तो कौन कौन से? तो ये पश्चिम बंगाल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? झारखंड हो गया। तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण कहाँ किया गया? तो झारखंड का पहला जो रज्जू मार्ग है, रोपवे शायद उसको बोलते हैं, यही इसी को शायद रज्जू मार्ग बोलते हैं ना। तो ये त्रिकुट पहाड़ी जो है उस पर इसका निर्माण किया गया। अब रज्जू मार्ग को रोपवे बोलते हैं, ये बात सही है या नहीं है आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ वही होता है रज्जू मार्ग यानी कि रोपवे। अगला जो प्रश्न है वो है कि छोटानागपुर पठार की आग्नेय अवसादी और कयांत्रित चट्टाने जो है वो संबंधित है किससे? तो धारवाड़ काल से ये संबंधित हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहे की अंश अधिक पाए जाते हैं, लोहे की प्रचुरता होती है, लौह अयस्क का उत्पादन यहाँ से होता है। झारखंड राज्य जो है, जैसे मैं यहाँ इसका झारखंड राज्य का मैप बना दूं एक, और मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ से हैं। देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, अगर आपका झारखंड जी के अच्छा रहेगा, तो फिर आप आराम से सारे प्रश्न के उत्तर कर सकते हैं। अब देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें झारखंड में यहाँ पर है, इसलिए यहाँ से अधिकतर लोहा निकाला जाता है। नोआमुंडी की खान जो है वो यहीं है, ये पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है। चिरैया जो है, जहाँ जिससे प्रश्न CJPSC में पूछा गया था, वो भी यहीं पर स्थित है। लोहे के अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध जगह है। अब अगला जो प्रश्न आता है वो ये है कि झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो मैंने आपको बताया लगभग 75% लोग जो हैं वो कृषि के कार्यों में संलग्न हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का जो महुआ टांड वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भेड़िया, विलुप्तप्राय भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका नाम क्या, ऐसे पूरा जो नाम हम लोग बोलते हैं या जानते हैं, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य? तो ये स्थित है लातेहार में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी लातेहार में ही स्थित है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार में ही स्थित है।
अगला जो प्रश्न है वो है झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो देखिए ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आप हटा लेंगे। मैं तो पीडीएफ तो उसको शेयर करूंगी लेकिन सही नहीं कर पाऊंगी, आप इसको हटा लेंगे। उड़ीसा नहीं, जो झारखंड के पश्चिम में मैंने आपको क्या बताया, तो झारखंड का पश्चिम ये है, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, तो ये है छत्तीसगढ़। झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़। स्वर्णरेखा नदी का मूल जगह कौन सा है, तो स्वर्णरेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलती है। अगर छोटा नागपुर का पठार भी दिया रहा है तो वो सही है। अगला जो प्रश्न है वो है कि गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ मैप तो बना ही हुआ है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर झारखंड का गढ़वा जिला है। कहाँ पर, तो यहाँ गढ़वा जिला है। और ये आपको मैं बता दी, ये छत्तीसगढ़ है, ये बिहार है और यहाँ यूपी है। तो यूपी, यहाँ प्रश्न यही पूछा जा रहा है ना कि गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य है। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार दिया रहा है तो सही रहेगा। कोई एक राज्य अगर दिया रहे, अगर वहाँ पे छत्तीसगढ़ और बिहार नहीं है, यूपी दिया हुआ, तो ये भी सही है। प्रश्न आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि झारखंड का एकमात्र वैसा जिला कौन सा है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो ये हो गया गढ़वा जिला, जो है अपना जो सीमा है वो साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। सोन नदी भी इधर से बहती है लेकिन वो पलामू जिले को टच करती है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि झारखंड की वह कौन सा प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कुल फसली क्षेत्र का लगभग 80% में फैली हुई है। तो ये है चावल। मैंने आपको बताया कि चावल की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। प्रतिशत इधर उधर हो सकता है क्योंकि हमेशा इसमें बदलाव होते रहता है, लेकिन झारखंड में सबसे अधिक धान या चावल की खेती होती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गरगा बांध स्थित है। तो यहाँ देखिए बोकारो लिख रहा है, आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गरगा बांध झारखंड में किस जगह पर स्थित है। क्या यह बोकारो सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था, लेकिन इसमें मैं उन सारे टॉपिक को स्किप कर दूंगी जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से होगा या बजट से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है पुराने वाले डेटा दिया हुआ है, नया डेटा नहीं है, यानी कि 1 साल पहले का है। अभी आपको नया डेटा जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण के नया मिल जाएंगे आपको। अब देखिए अगला जो प्रश्न है जो झारखंड की अर्थव्यवस्था से है कि निम्न में से किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है। तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और रूर है कहाँ पर, तो रूर जो है वो रूर किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। क्यों रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि देखिए झारखंड एक ऐसा राज्य है, हमारा झारखंड जो है वो एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर एक ही जगह पर इतने सारे तरह के जो अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधन है, हर तरह के चाहे वो चूना पत्थर हो, डोलोमाइट हो, लोहा अयस्क हो, तांबा अयस्क हो, बॉक्साइट हो, कोयला हो, यूरेनियम तक, कोकिंग कोल, जिसका एकमात्र भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। यूरेनियम का भी उत्पादक राज्य झारखंड ही है, यहाँ भी उत्पादन होता है यूरेनियम का, सबसे अधिक उत्पादन होता है यूरेनियम का झारखंड में ही। कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है झारखंड। और हर तरीके के विविधताएं बहुत हैं, लोहा भी सोना भी मिलता है यहाँ, हीरा भी मिलता है यहाँ, चांदी भी मिलता है यहाँ, शीशा भी मिलता है यहाँ, जस्ता भी मिलता है, हर तरीके के यहाँ पे खनिज संसाधन उपलब्ध हैं एक ही जगह पर, और इतने छोटे से जगह पर, इतने छोटे से पठार में, इतना रिच है ये। तो रूर प्रदेश जो है, जर्मनी में भी एक रूर जगह है, रूर प्रदेश, जिसकी विशेषता झारखंड की तरह ही है। तो इस कारण से भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य प्रारंभ कहाँ किया गया था। यही इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य प्रारंभ कहाँ किया गया था। सबसे पहले आधुनिक तरीके से लौह अयस्क कहाँ बनाए जा रहे थे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है सिंदरी में, सिंदरी में इसका शुरुआत किया गया। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये साक्षी जमशेदपुर में यहाँ पर स्थापित किया गया, पूर्वी सिंहभूम में। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ पर स्थित है। करागली जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी है। भारत का पहला कोल वाशरी कहाँ पर स्थापित किया गया। तो भारत का पहला कोल वाशरी स्थापित किया गया घाटों में, घाटों। भारत का प्रथम मीथेन गैस का कुआं कहाँ पर है। तो पर्वतपुर है, वहां पर पहला मीथेन गैस का कुआं वहां पर है। ये सारे बजट और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से हैं।
देखिए अगला प्रश्न है कि देश के कुल कोयला भंडार में झारखंड की भागीदारी कितनी है। तो लगभग 25% यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये डेटा जो है घटता बढ़ता रहता है। मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि क्या है, और हर जगह इसके डेटा जो है वो अलग अलग बदले हुए रहते हैं। तो यहाँ पर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहती हूँ। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में अगर है, मैंने अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, अगर वहाँ दिया हुआ है तो मैं वहीं से आपको बताऊंगी। अब देखिए झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है, सिंहभूम के क्षेत्र में। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम ये सब दिया रहा है, तो पश्चिमी सिंहभूम में रहेगा। अगला प्रश्न है कि नोआ मंडी प्रसिद्ध क्या है। प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताया लौह अयस्क के लिए नोआ मुंडी जो है वो प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के लिए पश्चिमी सिंहभूम में नोआ मुंडी जो है वो प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है। तो जो क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है ये सिंहभूम के धबई धारवाड़ क्रम की चट्टानें जहाँ पर मिलती है वहाँ मैग्नीज, क्रोमाइट, क्योंकि ये लौह धातु अयस्क मतलब लौह धात्विक गुणों वाले ये सारे खनिज पदार्थ हैं। तो क्रोमाइट भी जो है वो सिंहभूम के क्षेत्र में, मैग्नीज भी सिंहभूम के क्षेत्र में, लौह अयस्क भी सिंहभूम के क्षेत्र में। अब देखिए लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है। जो लोहरदगा है, देखिए झारखंड के मैप में लोहरदगा कहाँ पर है। लोहरदगा क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बॉक्साइट जो नामक जो खनिज है जिससे हम लोगों का अंतिम उत्पाद जो एल्युमिनियम है वो प्राप्त होता है। तो ये लोहरदगा यहाँ पर है, लोहरदगा और खूंटी, यही दो राज्य हैं, दो जिले हैं, माफ कीजिएगा, ये दो जिले हैं जो किसी अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। और ये जो लोहरदगा जो है यहाँ बॉक्साइट खनिज जो है ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। स्थानीय भाषा में अभ्रक को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो रूबी कहा जाता है, लेकिन रूबी अभ्रक जो गुलाबी रंग के अभ्रक होते हैं वो रूबी अभ्रक होते हैं, उसका उत्पादन झारखंड में अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है। तो इल्मेनाइट रांची में पाया जाता है झारखंड के। झुमरी तिलैया नामक स्थान प्रसिद्ध है किस लिए, तो यहाँ अभ्रक दिया हुआ है तो झुमरी तिलैया अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का लिप्सा बुरू किस लिए जाना जाता है। तो जो लिप्सा बुरू है वो काइनाइट के लिए जाना जाता है झारखंड का। तो आज हम लोग इतने ही प्रश्नों को करते हैं, मेरा गला भी सूख रहा है। तो आज हम लोग यही रहने देते हैं। इसके बाद मुझे क्लास लेने हैं धुरीना के लिए भी। कल मैं क्लास ना धुरीना पर ले पाई थी, ना ही यूट्यूब पर ले पाई थी। इवनिंग में मैं करंट अफेयर्स के लिए क्लास लाई हूँ। देखिए किताब से मैं करा रही हूँ करंट अफेयर्स। मेरे उन मित्रों के लिए जिनके पास वो किताब नहीं है उसके लिए मैं वो सीरीज शुरू करी हूँ। आपके पास किताब है या आपने करंट अफेयर बहुत सारी पढ़ रखी हैं तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, मेरे वैसे मित्र जिनके पास वो घटना चक्र की किताब नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लें, इसीलिए मैं वो सीरीज़ शुरू करी हूँ। तो आप लोगों को मैं चाहती थी तो कि मेरा जो दूसरा वाला चैनल जो मैंने बनाया है तो उस पर मैं इसको स्टार्ट करूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, इस चैनल पे चूँकि ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, हो सकता है कि और लोगों को भी ज़रूरत हो, पता नहीं चल पा रहा हो कि उस चैनल पर इसके क्लासेज चल रहे हैं, तो आपको यहीं पे ये क्लास मिलेंगे। ऐसे मैं कुछ चैनल से संबंधित कुछ दूसरी जानकारियाँ मैं वहाँ शेयर करूँगी, या फिर मैं कोई ब्लॉगिंग के भी चैनल स्टार्ट कर रही हूँ उसी पे करूँगी। तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं। अगला क्लास में हम लोग फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन आंसर को करेंगे। उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेट वाला ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक शेयर करने का, क्योंकि अब समय आ गया है मित्रों कि लगभग 1 लाख तो फॉलोअर्स हो ही जाने चाहिए। पिछले 3 वर्षों से मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ, 3 या 4 साल हो गए होंगे, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब 1 लाख फॉलोअर्स हों। मैं कभी आपको बोलती नहीं सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए, लेकिन मैं पता नहीं एक इच्छा होती है हर एक यूट्यूबर की कि उनको एक सिल्वर बटन मिले। तो मुझे भी इच्छा है कि मुझे भी वो मिले, और ख़ास करके झारखंड के लिए कार्य करते हुए, झारखंड के लिए मेरा जो थोड़ा बहुत योगदान रहा आपकी तैयारियों के लिए, तो मुझे वो सिल्वर बटन मुझे चाहिए और आप लोगों के लिए चाहिए। आप लोगों को भी मुझे पता है कि आप मेरे जो फीलिंग है, चाहे वो अच्छी वाली हो या बुरी वाली हो, उस सब चीज़ों के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो मेरी फीलिंग के साथ आप अटैच्ड हैं। अगर मुझे वो सिल्वर बटन मिल जाता है तो आपको भी मिल गया एक तरीके से। समझिए मैं वो सब कुछ वो आपको ही समर्पित करने वाली हूँ, वो सिल्वर बटन, क्योंकि आप ही डिज़र्व करते हो। आप भी मेरे साथ लगातार उसी समय से जुड़े हो जब से मैंने चैनल को स्टार्ट किया था। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।